हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने स्टार्ट की है 12th क्लास की हिस्ट्री। तो ये जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय है ना, भाग 1 में उसके अंतर्गत मैंने कुछ 3-4 पेज लिए हैं और इसके बाद कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं, अपन देखते हैं। पहले तो जो एक विषय के रूप में दिया गया है, ईंटें, मन के तथा अस्थियाँ। ईंटें तो मतलब आप जानते ही हो, मन के मतलब क्या होता है, वो जो मोती होते हैं जिनकी माला बनाई जाती है, और अस्थियाँ क्या होती है, हड्डी। तो इन सब के आधार पे क्या किया गया, हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता से और कुछ तो मिलता नहीं है, यही चीज़ें जो हमको खुदाई में मिलती हैं उन्हीं के आधार पे हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये एक मोहर है। मोहर मतलब जैसे अपन अभी सिक्के यूज़ करते हैं, सिक्के यूज़ करते हैं लेने देने के लिए। तो पहले तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय आपने सुना होगा कि आपको अगर अनाज की ज़रूरत है और किसी को अगर जैसे कि मान लीजिए किसी को कुछ और आवश्यकता है, जैसे किसी को अनाज की आवश्यकता है और किसी को समझ लीजिए जैसे कटाई के लिए जो वो यंत्र आते हैं ना, उनकी आवश्यकता है, तो अनाज दे के वो कटाई वाले यंत्र ले लेना, तो ये कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहाँ पे तो वैसे वस्तु विनिमय प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं, पर है ना सेल खड़ी, ये जो है मुहर भी मिलती है। मुहर क्या है की बनी है, सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या होता है, सेल खड़ी एक पत्थर होता है जो कि बहुत ही मुलायम होता है, जिस पे अपन आसानी से कोई भी कलाकारी करते हैं। तो इसमें क्या है, एक ऐसी लिपि का उत्कीर्ण के लिए किया गया है। ये जो आपको दिख रही है ये लिपि है, ये लिपि है। तो और ये ऐसी लिपि है जिसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं अपन, है ना। हमारे जो भी पुरातत्वविद हैं तो ये उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, पुरातत्व उनके पीछे जैसे जो भी आवास है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है ना। तो यहाँ पे जो भी आवास मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, जो भी आभूषण औजार मिले हैं तथा मोहरें, इनके माध्यम से जानकारी एकत्रित करने की इन्होंने क्या की है, जानकारी एकत्रित करने की प्रयास किया है हमारे पुरातत्वविदों ने। ठीक है, और पुरातत्वविद जो होते हैं वो साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है या फिर कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो इसमें इस सब बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये है हड़प्पा सभ्यता, तो इसके कुछ पारिभाषिक शब्द, स्थान व काल। तो पारिभाषिक शब्द में बताया गया है कि हड़प्पा संस्कृति क्या है, इसको देखो, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी क्या है, सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र अभी देखेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, है ना। तो उसके आसपास जो भी क्षेत्र बसे थे, इसीलिए इसको कह दिया सिंधु घाटी सभ्यता। पर हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि हड़प्पा का क्या हुआ था, सबसे पहले उत्खनन हो गया था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इसको बोला गया। फिर यहाँ पे ये बताया गया है आपको कि हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, पुरातत्वविद ऐसे समूह के लिए संस्कृति का प्रयोग करते हैं जहाँ पे कोई क्या रहता है, एक विशिष्ट शैली होती है। ठीक है, विशिष्ट शैली होती है, सामान्यता एक साथ मिलती है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक उसका कालखंड। ठीक है, कालखंड से संबंध पाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या, उसको संस्कृति नाम दे दिया जाता है। जैसे हड़प्पा को संस्कृति कहा गया है, तो एक क्योंकि वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली थी, एक जैसी वहाँ पे क्या पाई गई, जो भी क्षेत्र थे वहाँ पे एक विशिष्ट शैली पाई गई। ठीक है, और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र था, जैसे सिंधु का क्षेत्र था वो एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया, प्लस एक हमें कालखंड मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हम कालखंड भी निर्धारित करते हैं, तो इसलिए हमने क्या करा, संस्कृति शब्द का भी प्रयोग किया इसके लिए। ठीक है, अब जो हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मिलती हैं, मन के मिलते हैं। मन के मतलब तो मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है मन के, जो अपने इंग्लिश में बीट्स बोलते हैं, मोती बोलते हैं, जो गले में पहनने के लिए सजावटी तौर पे यूज़ करते हैं। फिर मानक बाट हो गए, बाट का यूज़ करते हैं, बाट का उपयोग हम करते हैं और नाप तौल के लिए। ठीक है, अभी भी जैसे अब तो डिजिटल वो आ गए हैं माप तौल के पैमाने, पर पहले आपने देखा होगा कि बाट से तौलते थे। तो ये क्या है, बाट और मानक बाट थे पहले भी। ठीक है, और पत्थर के फलक जैसे ये आपको दिख रहे हैं ना, पत्थर के कुछ औजार बनाए थे, और पकी हुई ईंटें भी मिली हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये वस्तुएं कहाँ मिली हैं, अफ़गानिस्तान, जम्मू,
बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है। ठीक है, जो एक दूसरे से क्या है, लंबी दूरी पर स्थित है, और मतलब ये दूरी निर्धारित कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, गुजरात हो गया, कहाँ, अफ़गानिस्तान तक ये संस्कृति फैली थी, इतना बड़ा क्षेत्र था इसका। अब इसका अगर देखा जाए तो इस सभ्यता का नामकरण जो है हड़प्पा नामक स्थान, मैं पहले बता चुकी हूँ क्यों पड़ा है इसका नाम, क्योंकि इसकी खोज क्या है, सबसे पहले हुई थी। ठीक है, और इसका काल निर्धारण क्या किया गया है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ध्यान रखना ईसा पूर्व आया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपको दिखेगा जैसे ईसा पूर्व, ये यहाँ पे ईसा, यहाँ पे इन्होंने पूर्व लिख दिया। ठीक है, कहाँ से, 2600 से 1900, याद रखना ये सब चीज़ें है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे है ना गलत नहीं करना, 2600। ठीक है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और ये ईसा पूर्व आपको समझ में आता ही होगा, थोड़ा सा और देख लेना। फिर क्या है, इसके जो पहली हड़प्पा सभ्यता के जो प्रारंभिक काल में है तो उसको हड़प्पा का क्या कहा गया, आरंभिक, और जो इसके बाद में है तो उसको क्या कहा गया, परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता। जैसे ये काल निर्धारण की हम एक रेखा खींच लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे विकसित अवस्था में थी, तो इसको क्या कहा गया, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और जो बाद में हुई उसको क्या बोला गया, परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता। देखते हैं, ये इसमें बताया गया है काल निर्धारण का। ठीक है, जो AD BC ईसा पूर्व जो यूज़ करते हैं अपन, वो सारे शब्द बताए गए हैं, इसको मैं समझाती हूँ। और ये बताया गया है क्षेत्र, यहाँ पे हम पहले क्षेत्र समझ लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ये जो सभ्यता थी कहाँ फैली हुई थी। ये देखिए, ये जो बॉर्डर अपने को दिख रही है ये क्या है, भारत, भारत के बाद ये क्या, पाकिस्तान का, यहाँ से अफ़गानिस्तान हो रहा है। ये देखिए सुतकांगी डोर यहाँ पे है अफ़गानिस्तान के आसपास। और ये जो है हमारी सिंधु नदी है, सिंधु की बहुत सारी, जैसे ये झेलम हो गई, चेनाब, ये क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ये पूरा कहाँ पे है, तो ये देखिए सिंधु नदी तंत्र है, इसी के आसपास पूरा क्या बसा हुआ है, अपना हड़प्पा सभ्यता बसी हुई है। फिर अपने भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, ये कौन सा है, मानचित्र एक है, इसमें क्या दिखाया गया है, तो विकसित जो हड़प्पा पुरा स्थल थे उनको दिखाया गया है। हालांकि जो इनमें इन्होंने ये भी साफ किया है कि ये पैमाना बिल्कुल सही भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो बिल्कुल इतना ही मतलब क्षेत्र था, इसीलिए पैमाना नहीं दिया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, ये काल है ना, मैं जो दिखाया गया है BC AD, इसको मैं समझा देती हूँ, फिर आपको दूसरा चीज़ समझाऊंगी। ये देखिए, तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है BC, BC को क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा पूर्व। जैसे ईसा एक ईस्वी लेते हैं तो ईस्वी सन लेते हैं, इसके पहले जो हुआ उसे क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, BC या ईसा पूर्व। इसको क्या मानते हैं, 00, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उसको मानते हैं 00। इसके बाद जो भी घटनाएं हुई उसको कहते हैं AD में, और इसके पहले जो भी घटनाएं हुई उनको कहते हैं BC में। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और इसे क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व हिंदी में। ठीक है, फिर कभी कभी जो AD है, AD का कौन से शब्द से बना है, एनो डोमिनी, जो कि क्या है, लैटिन शब्द है। ठीक है, अभी क्या होने लगा है वर्तमान में वर्तमान में हम यूज़ करने लगे हैं BC की जगह BCE, इसका नाम है बिफोर कॉमन एरा। और जो AD है, AD की जगह यूज़ करने लगे हैं CE, जिसका नाम क्या है, कॉमन एरा। ठीक है, ये सब याद रखना, कभी कभी क्या है था, ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में बन जाती है चीज़ें। ठीक है, और कभी कभी तो BP भी यूज़ होने लगा है अब, है ना, बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले, तो ये सारी शब्दावली यूज़ होती हैं। अब हम देखते हैं जो हमने पार्ट छोड़ा था। ठीक है, ये मैंने आपको, ये जो पोर्शन है ना पिंक वाला, मैंने वो समझा दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरंभ, है ना, हड़प्पा सभ्यता का आरंभ। ये थोड़ा सा कुछ नहीं है, बस्तियों के बारे में बताया गया है कि मतलब कितनी थी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में, कितनी थी बस्ती, फिर उसके बाद जब विकसित हुई तब कितनी थी, फिर नई, तो ये सारी बस्तियों की संख्या दी गई है। और सिंध और जो चेलिश स्थान है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है, उनके बारे में बताया गया। सिंध बता देती हूँ यहाँ पे, ये जो सिंध है, सिंध क्षेत्र है ये। और जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैप गड़बड़ा गया है, मैंने बहुत सारा लिख दिया है। राजस्थान अपना ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ले लिया है, पर ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ पे थार होता है, तो ये देखिए बताती हूँ, ये वाले क्षेत्र को इन्होंने बताया है।
इसके आसपास कितनी बस्तियों का विकास था पूर्व में, फिर हड़प्पा में, पहले पूर्व में फिर हड़प्पा में, उसके बाद में कौन कौन सी बस्तियाँ थी उन सब का वर्णन किया गया है ये। फिर निर्वाह के तरीके, अब निर्वाह के तरीके में हम लोग देखेंगे निर्वाह में क्या आता है। अपन नॉर्मली अगर देखें तो अभी क्या निर्वाह में देखते हैं अपन, भोजन, कपड़ा और मकान, ये सभी निर्वाह की वस्तुएं रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वाह में इन्होंने क्या कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के वासी थे वो भोजन के लिए क्या उपयोग करते थे, तो एक तो पेड़ पौधों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो, दूसरा जानवरों जिनमें मछली शामिल है, ठीक है, उनसे भोजन प्राप्त करते थे। अब आप सोचो कि इनका अध्ययन कौन करता है, जो पुरावनस्पतिज्ञ होते हैं ना वो अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये शब्द भी याद रखना, जो भी पेड़ पौधों से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन कौन करते हैं, वनस्पतिज्ञ। ठीक है, पुरावनस्पतिज्ञ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये मैंने समझा दिया है आपको। ये आता है अपने जो विशेषज्ञ होते हैं ना उनका अध्ययन करते हैं। फिर हमको क्या क्या मिला है, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे अनाज के दाने में हमको गेहूँ मिले हैं, जौ मिला है, दाल मिला है, सफ़ेद चना मिला है, तिल भी मिले हैं, और हमें बाजरा भी मिला है जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ है। फिर हमें चावल के दाने मिले हैं पर अपेक्षाकृत कम मिले हैं। हमको और क्या क्या मिला है, तो जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। जैसे कौन कौन सी हड्डियाँ मिली हैं, तो हमको भेड़ मिली है, बकरी मिली है, भैंस मिली है, सूअर, ये सब क्या है, तो ये सब पुरातत्व वेदों के द्वारा जो अध्ययन किया गया तो उसमें तो इन्होंने कहा ये सभी जानवर तो पालतू पशु के रूप में है। अगर हम अभी भी देखें तो अभी भी पालतू पशु कौन होते हैं, गाय, भेड़, बकरी, सूअर, यही होते हैं। तो पहले भी यही होते थे, कोई अंतर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि घड़ियाल है, उनकी भी हड्डियाँ मिली हैं। तो इन्होंने कहा हिरण की भी हड्डियाँ मिली हैं, पर इनसे ये साबित नहीं हो पा रहा है कि स्वयं जानवरों का शिकार करते थे या फिर जो आखेटक समुदाय है। आखेटक क्या होता है, आखेटक होता है जो शिकार करता है, ठीक है, शिकारी होते हैं ना उनको कहते हैं आखेटक समुदाय, कि या फिर उनसे ये सब प्राप्त करते थे। और ये जो मानचित्र दिया गया है ये कौन सा दिया गया है, जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी ना उसके बारे में बताया गया है। इनका भी कहीं ना कहीं विकास अगर देखें तो ये जो सिंधु घाटी की क्षेत्र के आसपास ही हुआ है। ये हमारा जो आता है ये इस साइड अपना भारत हो जाता है, ये पाकिस्तान हो जाता है, ठीक है। फिर कृषि के बारे में अगर देखें तो अनाज के अगर देखा जाए तो अनाज के दानों के तो संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियाँ क्या थी यह स्पष्ट जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। मतलब क्या कृषि विधि अपनाते थे, जैसे मतलब जुताई के लिए क्या साधन यूज़ करते थे, फिर उसके बाद जब बुवाई होती थी, कटाई होती थी, तो इनके बारे में अगर हम बोलें कि स्पष्ट जानकारी तो ये नहीं मिल पाई है। फिर देखिए ये शब्द यूज़ आप याद कर लीजिएगा, बनावली कहाँ पे है, हरियाणा। यहाँ पे क्या बना हुआ मिला है, तो यहाँ पे मिला हुआ है मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। ये मैं आपको याद करना बताती हूँ। जैसे आप सुनते होंगे ना, बनबारी मेरो श्याम, है ना, इस टाइप का अगर भजन में दिलचस्पी है तो कृष्ण को क्या बोला जाता है, बनवारी, ठीक है, बनवारी। और बनवारी से आप याद कीजिए बनावली, बनावली क्योंकि कहाँ है, हरियाणा में। कृष्ण क्या है, हरि, ठीक है, तो ये कहाँ है, हरियाणा में। यहाँ पे क्या बना मिला है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं, मतलब मिट्टी का जो हल होता है ना वो मिले हैं। फिर एक और आता है, ये शब्द इसीलिए उपयोगी है क्योंकि अगर आपको कभी, फिर से कह रही हूँ, टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ गया तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे नंबर दिलाती हैं, ठीक है। एक और दूसरा यहाँ पे आया है कि कालीबंगा, तो इसको याद करने का तरीका ये है कि काली कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो सॉरी, काली और राज ये आप ऐसे याद कर लीजिए, काली मतलब काली माता जो है ना उनका राज, ठीक है, उनका मतलब राज है, राजपाट है ऐसा। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। और ये जो कालीराज है ये कहाँ, कालीबंगा कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, तो एक खेत प्राप्त हुआ है जो कि कैसा है, जुता हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो मतलब यहाँ पे नहीं, जो भी क्षेत्र प्राप्त हुए हैं वो क्या है कि एक ऐसे मतलब पहले ऐसे जुताई की,
फिर ऐसे जुताई की, मतलब समकोण पर काटते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ की नगर व्यवस्था भी ऐसी है, जो गलियाँ हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कटाई के लिए भी कुछ ना कुछ औजार तो यूज़ करते होंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कृषि। कृषि में अगर मैं आपको की पॉइंट बताऊं तो की पॉइंट यहाँ पे क्या क्या मिले हैं कि कौन सी हम फसल बोते थे। ठीक है। उसके बाद हमको क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो हमको हल प्राप्त हो गया, हमको एक खेत प्राप्त हो गया, और हमको कटाई के साधन। फिर हम आगे सिंचाई भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको कृषि आता है तो आप ये की पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है। उत्तर लेखन में कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया गया है ना। और फिर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो क्या करते थे, लकड़ी का जो हत्था होता था ना, तो उसमें बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। लकड़ी का एक उनने फलक हत्था लिया और उस पर क्या किया, एक ऐसी नुकीली से पत्थर की वो कर दी, उससे कटाई का इस्तेमाल करते थे, या फिर धातु के औजारों का भी उपयोग कर सकते होंगे। इनके बारे क्या है, हड़प्पा के बारे में ज़्यादा हमको क्या है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जितने हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खुदाई से हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा मतभेद बना रहता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिंचाई। तो सिंचाई के लिए ये क्या थे, अर्ध शुष्क क्षेत्र थे, मतलब ज़्यादा यहाँ पे पानी नहीं था, तो सिंचाई की तो आवश्यकता पड़ेगी अगर ज़्यादा पानी नहीं था। तो कहीं कहीं पे जैसे सोरतुघई नामक एक स्थान है, कहाँ पे पाया है, हड़प्पा के अफ़गानिस्तान में, सॉरी हड़प्पा सभ्यता के अफ़गानिस्तान में। ठीक है। हड़प्पा अलग हो जाता है, हड़प्पा एक नगर हो जाता है। जबकि अब हम अगर हड़प्पा सभ्यता का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जितने भी हम अभी नगर पढ़ रहे हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, सोरतुघई, मुंडेगाक, ये सारे जो हम पढ़ेंगे ये सारे स्थान आ जाते हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में जब आप प्रयोग करना ये दोनों शब्द तो याद रखना। ठीक है। तो सोरतुघई कहाँ मिला है हमें, अफ़गानिस्तान में। यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, यहाँ पे हमें नहरें मिली हैं भाई। ठीक है। नहरों से सिंचाई होती थी, परंतु हमें पंजाब और सिंध में ऐसी कोई नहरें नहीं मिलती हैं यहाँ पे। तो इन्होंने कहा हो सकता है जो ये नहरें थी उनमें गाद भर गई होगी। फिर हो सकता है कि कहीं कहीं पे कुएँ भी प्राप्त हुए हैं, तो उनसे क्या होती है, कुएँ से सिंचाई हो जाती होगी। और फिर कहते हैं कहीं धौलावीरा में तो क्या है, जलाशय मिले हैं, तो संभवतः हो सकता है कि जलाशयों का प्रयोग होता हो। जलाशय मतलब तालाब जैसा होता है, तालाब जैसे होते हैं ना, ऐसे ही होता है जलाशय, जो पानी का संचय करता है ना वो। फिर ये देखिए जो औजार मिले हैं ना, धातु के औजार, ये देखिए ये यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए। अब इनसे आप से ये पूछ रहे हैं कि बताइए क्या इनका उपयोग कटाई के लिए हो सकता था, तो आप सोचिए, बताइए, थोड़ी सी समझ विकसित कीजिए। फिर हाँ, क्या देखना है हमको, ये देखिए जो जलाशय दिया है ना धौलावीरा का, वो बताया गया है। ये क्या है, धौलावीरा से मिला जलाशय। इसके राजगीरे कार्य पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए सीढ़ी है, निकलने के लिए रास्ता है, यहाँ पूरे में पानी भरा होता था। तो पानी का ये लोग क्या करते थे, संचय करते थे। देखिए इतने पुरानी व्यवस्था, ईसा पूर्व कितनी, 2600 ईसा पूर्व। अभी अपन तो कहाँ कितने में आ गए हैं, है ना, 2023 में आ गए हैं। तो मतलब 4000 पीछे चले जाइए, तब से ये लोग क्या कर रहे हैं, जलाशय मतलब पानी का संचय कर रहे हैं। हम अभी भी बर्बाद करते हैं। हमारे पूर्वज इतने वो थे, होशियार, है ना। अब हम देखिए पुरातत्व की पहचान कैसे की जाती है, तो इन्होंने बताया कैसे की जाती है। तो इन्होंने एक उदाहरण लिया है चक्की का, जो भी बताया है कि उत्खननों से इन्हें क्या हुई है, अवतल आकार की चक्कियाँ प्राप्त हुई हैं, है ना। देखिए अभी हमने भूगोल भी पढ़ लिया, भूगोल के माध्यम से आपने क्या पढ़ लिया, जो मैप है ना, मानचित्र, हमने वो पढ़ लिया। फिर अभी हम क्या, यहाँ पे आ गया है शब्द अवतल। अवतल है क्या, फिजिक्स का। तो अगर हिस्ट्री पढ़नी है ना तो सारे सब्जेक्ट अच्छे से कर लेना। तो ये क्या होता है अवतल, ये देखिए ये होता है अवतल, और ये होता है उत्तल। इसका क्या है, जो अंदर की ओर है वो अवतल, और जो बाहर की ओर है वो उत्तल। ठीक है। आज से अवतल और आज से अंदर। तो कौन सी मिली है, अवतल चक्कियाँ मिली हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, और देखिए जो चक्की होती है, पीसने वाले यंत्र होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि, है ना, वो रेतीले नहीं हो। ठीक है। इसलिए काय के बनते हैं, बलुआ पत्थर के बनते हैं। बलुआ पत्थर बहुत ही वो होता है, कठोर होता है,
कठोर होता है तो क्या होता है, जैसे आटा वाटा पीसेंगे तो उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। पत्थर के जो भी क्या बोलते हैं, रेत होते हैं ना, रेत के कण, वो इसमें मिक्स नहीं होते हैं। जैसे अपन अभी किसी घर में अगर होगा जिससे चटनी बाटते हैं ना, तो वही ऐसे ही पत्थरों का यूज़ किया जाता था। फिर इन्होंने कहा है कि इनका यूज़ क्यों करते थे, तो इन्होंने कहा कि इसका यूज़ इसलिए करते थे, इसको ऐसे ज़मीन में रख दो और यहाँ पे आजू बाजू में सपोर्ट दे दो ताकि ये क्या हो, हिले नहीं ये चक्की, इसलिए इस चक्की का उपयोग करते थे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा दो चीज़ें मिली हैं, ये देखिए इस प्रकार की चक्की है। इन्होंने कहा दो चीज़ें मिली है, एक तो ये चक्की है जिस पर संभवतः इस बाट को जो ये पीछे रखा गया है ना, तो इसको ऐसे ऐसे चलाते होंगे आगे पीछे और इससे क्या करते होंगे, पीसने का काम करते होंगे। फिर एक और इन्होंने मिला है जो इन्होंने कहा है कि संभवतः जो है, जो जड़ी बूटियाँ होती है ना, मसालों को कूटने के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा। तो ये अपनी कौन सी हो गई कि हम कैसे पहचान करते हैं, तो ये अनुमान के आधार पर होता है और पुरातत्व से इसकी अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा था आज का तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ना, उनके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है कि वहाँ के नगर कैसे थे और वहाँ पे क्या क्या पाया गया है, ये सारी बातें बताई गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर करूँगी, ठीक है। और आपने मोहनजोदाड़ो अगर देखी होगी तो थोड़ा बहुत उससे आइडिया लीजिएगा, ठीक है ना, वो मोहर भी दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें, थैंक यू देखने के लिए और थैंक यू सो मच।